नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम आपको सुनाएंगे दिलचस्प और रोमांचक कहानियां। चाहे वो प्रेरणादायक कहानियां हों, डरावनी कथाएं या फिर पुरानी लोक कथाएं, यहां हर कहानी कुछ खास होगी। तो अगर आप भी पसंद करते हैं ऐसी शानदार और यादगार कहानियां, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए कहानी की दुनिया में कदम रखते हैं। एक वो बज रहे थे। मुकेश अपनी पत्नी के साथ आराम से सो रहा था। मुकेश के खर्राटों से उसकी गहरी नींद का पता लगाया जा सकता था। तभी अचानक जोर से मोबाइल की बेल बजने लगती है। उफ, क्या तुम अपने डिपार्टमेंट के काम को मेरी नींद से दूर नहीं रख सकते? मुकेश की बीवी अंजू ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। अरे कुछ काम नहीं, ये अलार्म लगा हुआ है। न जाने किस बेवकूफ ने लगा दिया है। मैं बंद करके आता हूँ। मुकेश ने भी अपना बचाव करते हुए कहा। जाओ, और आप मेरी नींद टूटी तो देख लेना, तो अगली 3 रातों तक सो नहीं पाओगे। और ये कहते हुए अंजू कंबल खींचकर सो जाती है। मुकेश गुस्से में कहता है, रात को भी इनको चैन नहीं है। मुकेश अभी तक नींद में था। फोन एक बार कट गया, लेकिन फिर दोबारा से बज उठा। तब मुकेश को ध्यान आया, ये तो मेरा दूसरा मोबाइल है। मुकेश फौरन दूसरे कमरे में भागता है। अपने ड्रॉअर में मोबाइल को ढूंढने लगता है। कहाँ गया, कहाँ से आवाज आ रही है? तब मुकेश को याद आता है कि दूसरे ड्रॉअर में रखा हुआ है। फोन दोबारा कट जाता है। कुछ ही सेकंड्स बाद फिर से उसमें कॉल आता है। मुकेश इस बार सही ड्रॉअर को खोल लेता है। फौरन फोन उठाकर वो कहता है, हेलो हेलो धीरज। सामने से धीरज के गुस्से में आवाज आती है, पापा आपको कितनी देर लगती है फोन उठाने में? मुकेश ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, चुप, ये कोई वक्त है फोन करने का? अब बोलो क्या हुआ? पापा करिश्मा। ये सुनते ही मुकेश कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। धीरज पूछता है, पापा पापा आप सुन रहे हैं? मुकेश ख्यालों से बाहर आकर कहता है, हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ। करिश्मा, क्या हुआ करिश्मा का? धीरज ने दबी हुई जुबान से कहा, पापा वो आज मैं करिश्मा से टकरा गया था और उसने मेरा पीछा भी किया। ये सुनते ही मुकेश का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। बेवकूफ, तुझे अकल भी है कि तूने क्या किया है? ना समझ रहेंगे। मुकेश का गुस्सा सुन धीरज डर जाता है, लेकिन फिर वो भी जवाब देता है, मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया पापा। मुझे क्या पता था कि वो इस वक्त मुंबई में होगी। मैं तो अपना सामान लेने गया था। और धीरज आगे कह ही रहा था कि मुकेश ने उसकी बात काट कर कहा, मुंह बंद बिल्कुल, मुझे कुछ नहीं सुना। बस मुझे इतना बताओ कि उसने तुम्हें पहचाना तो नहीं? धीरज कुछ देर रुककर बोला, वो पापा उसने मेरा पीछा किया था। ये सुनकर मुकेश को और भी गुस्सा आ जाता है। धीरज अपनी बात को संभालते हुए कहता है, लेकिन मैं उसे चकमा देने में कामयाब हो गया। उसने मेरा पीछा जरूर किया, लेकिन आगे आकर मैं भीड़ में खो गया था। उसके बाद वो मुझे ढूंढ नहीं सकी। मुकेश कुछ देर के लिए चुप रहा और फिर बोला, तुम इस वक्त कहाँ पर हो? धीरज ने कहा, अपने कमरे में। मुकेश ने कहा, ठीक है, अपना सामान पैक करो और मेरे फोन आने का इंतजार करना। ये कहकर मुकेश ने फोन कट कर दिया। कुछ देर सोचने के बाद मुकेश खुद से बात करने लगा, धीरज का इस वक्त वहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। मुझे उसे किसी भी तरह कहीं और शिफ्ट करना होगा। लेकिन अब वो करिश्मा की नजरों में जा चुका है। अगर करिश्मा ने उसे देख लिया है तो जरूर वो उसे ढूंढते हुए फिर से आएगी। और पूरा डिपार्टमेंट भी। धीरज से उनको दूर रखने के लिए मुझे कुछ तो करना होगा। मुकेश मुंबई में ही किसी को फोन लगाता है और कहता है, मुझे एक खोली चाहिए, ज्यादा महंगी नहीं, सस्ती और सुबह ही। सामने से बात कर रहे आदमी ने पूछा, क्या बात है साहब, रात के 2 बजे आप फोन कर रहे हो? इस वक्त खोली कहाँ से मिलेगी? मुझे कुछ नहीं पता, बस चाहिए मतलब चाहिए। मुकेश उसकी बात सुनकर उस पर भड़क जाता है। अब जितना कहा है उतना करो, पैसे जितने भी लगे मैं भिजवा दूंगा। मुझे 3 घंटे के अंदर एक खोली चाहिए। आदमी डरकर कहता है, ठीक है साहब, हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। मुकेश फोन कट कर देता है। आदमी मुकेश की हरकत पर कहता है, ये सारा अमीरों के रोचे ही अलग है। पैसे होते हैं तो समझते हैं कि समय भी इनका ही है, कभी भी कुछ भी मिल जाएगा। और ये कहते हुए आदमी किसी को खोली के लिए फोन लगाता है। यहाँ मुकेश फिर से धीरज को फोन लगाता है और कहता है, सुनो, तुम अपना सारा जरूरत का सामान पैक कर लो, कल सुबह तुम्हें अपनी जगह खाली करके बदलना होगा। ये सुनकर धीरज नाराज हो जाता है और कहता है, इतनी सी बात के लिए मैं घर बदल लूं? मैं उनसे डरता नहीं हूँ जो उनके डर से भागूं। चुप कर बेवकूफ, मुकेश ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, जितना कह रहा हूँ उतना करो और कोई सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। मैं एक नया सिम कार्ड भिजवा रहा हूँ, आज से उसे इस्तेमाल करना, इस सिम को तोड़कर चला देना। धीरज ज्यादा कुछ नहीं बोल सका और ठीक है पापा कहकर फोन रख दिया। फोन रखते ही धीरज ने मोबाइल फेंक दिया और गुस्से में कहा, अपने ही देश में घुसपैठियों की तरह रहना पड़ रहा है, न जाने कब तक ऐसे जिंदगी काटनी पड़ेगी। उधर मुकेश ने बालकनी में बैठे अपनी सिगरेट जला ली। वो किसी गहन सोच में डूबा हुआ था। काफी देर मन में सोचने के बाद वो खुद से बात करने लगता है, मुझे मेरे बेटे को ही गुमनामी की जिंदगी देनी पड़ रही है, सिर्फ उसे दुनिया की नजरों से बचाने के लिए। लेकिन कब तक उसे इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते रहूंगा? मुझे उसके लिए एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। कुछ देर सोचते हुए मुकेश ने दूसरी सिगरेट भी जला ली। स्मोक करते हुए मुकेश को एक ख्याल आता है, मुझे उसे यही दिल्ली में ही शिफ्ट करना होगा। जितना वो मेरे पास होगा उतना मेरे लिए उसे मिलना आसान हो जाएगा।
उसके अच्छे के लिए जब तक हो सके मुझे उसे बचा कर रखना होगा। किसी को भी शक हुआ तो मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। नहीं, हरगिज नहीं। मुझे उसे बचाने के लिए यही बुलाना होगा, तभी मैं अपने प्लान को ठीक से एग्जीक्यूट कर पाऊंगा। ये सोचते सोचते मुकेश 2 और सिगरेट जला लेता है। सिगरेट खत्म होते ही वो घड़ी देखता है। सुबह के 5 बज रहे होते हैं। मुकेश ने सिगरेट के डब्बे को फेंक रखा। अगले हफ्ते तक धीरज को दिल्ली बुला लूंगा, फिर देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। मुकेश सुबह सुबह किसी से मिलने के लिए पहुंचता है। इसका नाम शोएब है। शोएब के पास आकर मुकेश कहता है, शोएब, मुझे तुमसे एक बहुत बड़ी मदद चाहिए। ये सुनकर शोएब जो सिगरेट पी रहा था कहता है, इतने बड़े ऑफिसर को मेरी जरूरत कैसे पड़ गई? मुकेश ने कहा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम वो इंसान हो जिससे बड़े से बड़े नेता भी अपने काम करवाने आते हैं। इस वक्त तुमसे बेहतर मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। मुझे मेरे बेटे के लिए तुम्हारी जरूरत है। शोएब ने कुछ देर सोचकर कहा, तुम्हारे बेटे के लिए? लेकिन मैंने तो सुना था कि वो मर चुका है। फौरन मुकेश ने उसे सच बता दिया। शोएब को ये बात समझ नहीं आ रही थी। मुकेश ने कहा, मैं तुम्हें पूरी बात समझाता हूँ। फिर मुकेश ने उसे पूरी बात बताई और शोएब ने सब कुछ जानने के बाद कहा, ओह, तो ये बात है। मुकेश ने कहा, हाँ, और अब मुझे उसके लिए मदद चाहिए। उसकी पहचान छुपाकर ही उसे मदद करनी है। वो दुनिया के लिए मर चुका है और उसकी नई पहचान ही उसे आगे लेकर जाएगी। शोएब ने कुछ देर सोचकर कहा, ठीक है, समझ गया। तुम अभी जाओ, मैं कुछ सोचकर तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, कहकर मुकेश वहां से चले जाता है। उसके जाने के बाद शोएब अपने एक आदमी जिसका नाम जमाल था उसे कहता है, ये धीरज की कुंडली निकाल कर लाओ, जरा हम भी तो देखें कि आखिर ये धीरज इस काबिल है भी कि नहीं। जमाल कहता है, ठीक है भाई। यहाँ मुकेश अपने घर पर आ रहा होता है तब उसे धीरज का फिर से फोन आता है, पापा, मैं नए कमरे में शिफ्ट हो गया हूँ, आगे क्या करना है? मुकेश ने कहा, तुम्हें बहुत जल्द ही आगे की भी बात बता दूंगा, बस मेरे कॉल का वेट करना और कोशिश करो कि जब तक हो सके अपने घर से ना निकलो। तुम्हारी जरूरत का सामान तुम तक पहुंच जाया करेगा। आगे क्या करना है मैं एक हफ्ते में बता दूंगा। तुम्हें अपनी पहचान फिर से बदलनी होगी, एक नई पहचान के साथ आगे आना होगा। यहाँ दिल्ली में तुम्हें शिफ्ट होकर एक नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी होगी। तुम्हें मेरा केयर टेकर बनकर आना होगा। क्या? धीरज ये बात सुनकर शौक हो जाता है। आप जानते भी हो क्या कह रहे हो? मैं और केयर टेकर? हाँ, तुम्हें अब सिर्फ मेरी ही बात सुननी होगी, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें तुम्हारे ही भरोसे छोड़ दिया तो फिर मुश्किलें खड़ी कर दोगे तुम। और क्योंकि अब तुम करिश्मा की नजरों में चढ़ चुके हो तो वो जरूर तुम्हें ढूंढते हुए दोबारा मुंबई में आएंगे। आज नहीं तो कल वो तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। इसलिए इससे पहले कि वो लोग तुम तक पहुंचे, बेहतर होगा तुम वहां से निकल जाओ। ये सब सुन धीरज को और गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, इससे अच्छा तो मैं सीधे लौटाता हूँ आपका बेटा बनकर। मैं ये केयर टेकर की जिंदगी नहीं जी सकता। मैंने तुमसे पूछा नहीं है कि क्या करना है। मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम्हारे लिए ही जरूरी है। जब तक तुम्हारी पहचान छुपी है तुम अपने मकसद में कामयाब रहोगे। विक्रम से बदला लेना है या नहीं? विक्रम का नाम सुनते ही धीरज का खून खौल गया और कहने लगा, हाँ पापा, उस लड़के की वजह से ही ये सब सह रहा हूँ। और जिस दिन मैं अपने मकसद में कामयाब हुआ सबसे पहले उसे ही अपने कदमों में झुकाऊंगा। बस इसीलिए तुम्हें ये सब करना होगा। अगर तुम्हें उससे बदला लेना है तो तुम्हें ये सब सहना होगा बेटा। मैं खुद नहीं चाहता, लेकिन अगर यही नियति का फैसला है तो हम कुछ नहीं कर सकते। बदला लेने का एक सही समय होता है और हम सही वक्त पर ऐसा हमला करेंगे कि अगला संभल भी नहीं पाएगा। समझ गया पापा, मैं तैयार हूँ। विक्रम से बदला लेने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। जब तक उसे अपने सामने पेड़ पर आते हुए ना देख लूं मुझे चैन नहीं आएगा। धीरज ने दांत पीसते हुए कहा। मुकेश ने कहा, इसीलिए जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। अब जाओ और आराम करो। बाकी का कुछ भी लगे तो मुझे कॉल करना। ओके। सुनो, मुकेश ने दोबारा उसे कहा, अपना ख्याल रखना। और ये कहते हुए मुकेश की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। धीरज फोन रख देता है। मुकेश बाहर आकर खुद से बात करते हुए कहता है, भगवान ऐसा जुल्म किसी के साथ ना करे कि अपने ही बेटे को कैद करना पड़े। और ये सब हो रहा है उस विक्रम की वजह से। गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली। एक बार, सिर्फ एक बार मेरा बेटा राजनीति में उतर जाए फिर देखते हैं कौन से रोक पाता है। इन डिपार्टमेंट के एजेंट्स को तो कठपुतली बना कर रखूंगा। जहाँ मुकेश अपने बच्चे को राजनीति में उतारने की तैयारी में था वहीं डिपार्टमेंट के लोगों में अजीब सी हलचल मची हुई थी। ये धीरज आखिर कैसे हो सकता है? धीरज को मरे तो महीने हो गए हैं। पठानिया ने रमन से कहा। रमन उसकी बातों को सोचते हुए बोला, जानते हैं ये नामुमकिन है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम जिसे देख रहे हो वो कोई बहुरूपिया है जैसे सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए भेजा गया हो। नहीं सर, गुमराह करने के लिए भेजा होता तो इस तरह से चुप कर नहीं बैठता। वो जरूर कुछ तो करता। यहाँ तो वो खुद ही नजरें छुपा कर भाग रहा था। जाहिर सी बात है कि वो कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रहा था। और अगर वो धीरज ही था तो जग जाहिर है कि करिश्मा से वो क्यों भागेगा। पठानिया ने स्टेज को देखते हुए कहा। रमन ने उसकी बात पर गौर कर कहा, लेकिन रमन, मुकेश ऐसा क्यों करेगा? तुम्हें भी लगता है कि उसके पास कोई मकसद है जिसके लिए वो अपने ही बेटे को मारने का षड्यंत्र रच सकता है? पठानिया ने एक पैर उठाया और उस स्केच पर मार्क लगाते हुए कहा, सर, मुकेश बेवकूफ नहीं है, लेकिन अपने बेटे के प्यार में वो भी बेवकूफी कर सकता है। मुकेश जितना सरल दिखता है उतना है नहीं।
उसके मन में भी बहुत सी बातें हैं जो उसने कभी जाहिर नहीं की, लेकिन जब बात बेटे की आई तो उसने अपनी असलियत दिखा दी। बेटे के मुंह में वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। रमन ने उसकी बात मानते हुए कहा, बात तो सही पठानिया, लेकिन अब हमें पता करना होगा कि ये स्केच वाला इंसान धीरज ही है या कोई बहुरूपिया। हमें इसकी जड़ तक जाना होगा, ये जानने के लिए कि आखिर ये क्यों घूम रहा है और इसका क्या मकसद है। अगर ये धीरज है तो फिर इसकी मौत की कहानी बनाने के पीछे क्या वजह थी, ये सब जानने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। हमें हमारे एजेंट्स के लिए कोई खतरा नहीं चाहिए, इसलिए डिपार्टमेंट लेवल पर तो नहीं, लेकिन पर्सनली ढूंढने की कोशिश करो इस लड़के को। देखिए कि क्या कुछ पता चलता है। मुकेश पर भी नजर रखो, अगर ये सब सच है तो वो जरूर धीरज से मिलने की कोशिश करेगा, तब सब कुछ अपने आप सामने आ जाएगा। पठानिया ने कहा, ठीक है सर, मैं मुंबई के ही हमारे खबरी को इस बारे में पता करने के लिए कह देता हूँ। मुकेश पर भी नजर रखी जाएगी, देखते हैं क्या कुछ पता चलता है। क्या पठानिया ढूंढ पाएगा उस चेहरे के पीछे का असली चेहरा, या धीरज की नई पहचान छोड़ देगी कोई सुराग? और क्या होगा जब धीरज आएगा दिल्ली? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में, जानने के लिए इसे सुनते रहिए सबके दिलों की धड़कन पॉकेट एफएम पर। एक तरफ मुकेश अपने बेटे के लिए परेशान था, तो वहीं दूसरी तरफ विक्रम और करिश्मा का प्यार अपने चरम पर था। विक्रम की करिश्मा के माँ बाप से मिलने के बाद दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ चुकी थी। वो अब अक्सर बाहर मिलने लगे थे। रविवार की शाम को दोनों एक कैफे में मिलते हैं। करिश्मा मुस्कुराते हुए काफी देर से विक्रम को देख रही थी। ये कैफे वाला मुझे देखने का नहीं, कुछ ऑर्डर करने के पैसे लेता है मैडम। इस पर करिश्मा हंसते हुए बोली, तो वाह विक्रम जी, आप तो अब सर कैसा भी मानने लगे हो। विक्रम करिश्मा के नजदीक आकर बोला, सब तो सीधा तुमसे ही है, समझ लो ये भी नहीं सिखाया है, और वैसे भी अब तो सारी जिंदगी तुम्हारे ही इशारों पर चलना है। करिश्मा मुस्कुरा देती है। वेटर उनकी टेबल पर पहुंचकर पूछता है, सर आपका ऑर्डर? विक्रम को कैफे में ऑर्डर देने के बारे में ज्यादा मालूम नहीं होता। अब वो मेनू देखकर डिश के नाम देखता है और मन में सोचता है, हे भगवान, ये नाम तो मैंने पहले कभी सुने भी नहीं है, अब क्या करूं? विक्रम करिश्मा की तरफ देखता है, जो विक्रम को देख अपनी हंसी छुपा रही होती है। वो जानती थी कि विक्रम को मेनू समझ नहीं आ रहा था। विक्रम फिर वेटर की तरफ देखकर पूछता है, आपके यहाँ बेस्ट क्या मिलता है? वेटर एक सांस में 4-5 आइटम के नाम बता देता है, जिसमें से वो कहता है, कैपुचिनो हमारे यहाँ की स्पेशलिटी है, आप ट्राई करेंगे सर? विक्रम कुछ देर सोचने लगा। अबे कैपुचिनो क्या बोला है, लेकिन मना कर दूं तो पता नहीं क्या सोचेंगे। कर देता हूँ ऑर्डर, क्या ही हो जाएगा। और फिर वेटर की तरफ देखकर बोला, हाँ ठीक है, एक ले आओ। और मैडम के लिए? वेटर ने दोबारा पूछा, one mochaccino with extra coca powder and one whipped cream, and also one croissant with the cheesecake. Sure ma'am. और ऑर्डर लेकर वहाँ से वापस चले गया। उसके जाते ही विक्रम ने पूछा, तुमने इतना सारा खाना ऑर्डर कर लिया, इतना अकेले खा लोगी? करिश्मा जोर से हंस पड़ी और बोली, क्यों? तुम बोला, तुमने तो खाओगे ना मेरे साथ? ना बाबा ना, मैं घर से खाकर ही निकला था। एक तो तुमने ऐसा कैफे बताया जिसका मेनू मेरे सर के ऊपर से जा रहा था। मुझसे तो इनके एक भी आइटम का नाम तो क्या, वो क्या है ये भी नहीं पता। विक्रम ने कहा, अब फिक्र मत करो, हाँ, तुमने जो चीज ऑर्डर की है वो तुम्हें जरूर पसंद आएगी। करिश्मा ने अपनी हंसी को दबाते हुए कहा। इतने में वेटर उनके ऑर्डर ले आता है। विक्रम हर चीज को देखने लगता है। सर ये आपका कैपुचिनो, और मैम ये रहा आपका वन मोकासिनो विद एक्स्ट्रा कोका पाउडर एंड व्हिप्ड क्रीम, एंड आल्सो वन क्रोइसेंट विद द चीज केक। टेबल पर ऑर्डर रख वेटर निकल जाता है। उसके जाते ही विक्रम ने पूरा खाना देखकर कहा, अब क्या और भी कुछ आने वाला है? सब आ चुका है, तुम अपना कैपुचिनो लो। विक्रम ने हाँ बोलकर जैसे ही उसका पहला घूंट लिया, उसने तुरंत ही थूक दिया और कहने लगा, क्या ये, छी, इतना कड़वा कोई कैसे पी सकता है? करिश्मा की इस बार हंसी छूट गई और वो जोर जोर से हंसने लगी। विक्रम अभी उसके स्वाद से उबर नहीं पा रहा था। करिश्मा ने उसे टिश्यू पेपर देते हुए कहा, लो साफ करो खुद को, और फिर से अपनी हंसी छुपाने लगी। अपनी दुनिया में खोए हुए विक्रम और करिश्मा इस बात से अनजान थे कि उन पर कोई नजर रखा हुआ था। फोन पर बात करते हुए उसने किसी से कहा, हाँ वो दोनों मेरे ठीक सामने हैं, हाँ दोनों ही हैं बस, और कोई नहीं। ठीक है, जैसा आप कहो। आदमी उठकर कैफे के बाहर चला जाता है। एक हफ्ते बाद मुकेश धीरज को फोन करता है, धीरज अपना सामान बांधो, आज रात को तुम्हारी फ्लाइट है वापस दिल्ली के लिए। दिल्ली? लेकिन पापा आपने तो कहा था कि मुझे दिल्ली से दूर रहना चाहिए। धीरज ने पूछा। हाँ कहा था, लेकिन तुमने मुंबई में कौन सा तीर मार दिया छुपकर? पहले तो वहां भी जाते। वो तो किस्मत अच्छी थी तुम्हारी कि उसने तुम्हें पकड़ा नहीं, वरना तुम्हारी असलियत सामने आ जाती और हम दोनों का प्लान फ्लॉप हो जाता। धीरज ने कुछ देर मौन रखकर कहा, लेकिन पापा अगर दिल्ली आने के बाद में पकड़ा गया तो? तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इसका सारा इंतजाम कर लिया है। जैसा मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, तुम सिर्फ अपना सामान पैक करो और वहां से निकलने की तैयारी करो, मुकेश ने कहा। धीरज ने पूछा, पापा
क्या आप मुझे पूरा प्लान बताएंगे? मुझे जानना है कि आपने ऐसा क्या सोचा है जिससे कि मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। मुकेश ने एक लंबी सांस लेकर कहा, तुम्हें इस वक्त सिर्फ दिल्ली पहुंचना है। तुम्हारा हुलिया पूरी तरह से बदल दिया जाएगा और तुम अब एक नई पहचान के साथ यहाँ पहुंचोगे। यहाँ आने के बाद तुम्हें अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी होगी और वक्त मिलते ही मैं तुम्हें आगे का प्लान बताऊंगा। यहाँ हमारी मदद एक ऐसा इंसान करेगा जो राजनीति से ना होकर भी उससे जुड़ा है। नाम है शोएब। शोएब? धीरज ने पहली बार नाम सुना था। उसने आगे पूछा, तो ये शोएब हमारी कैसे मदद करेगा? वो सब मैं तुम्हें फोन पर नहीं बता सकता। तुम दिल्ली पहुंचो, बाकी बातें मैं तुमसे मिलकर करूंगा। टिकट्स तुम्हें कुछ देर में मिल जाएंगी और हाँ, ध्यान रहे कि आने से पहले अपने सारे सबूत और जो भी चीजें पीछे छोड़कर आ रहे हो उसे जला दो। एक दिन निशान छूटने ना पाए। ठीक है पापा, मैं सारी चीजें जला दूंगा। जल्द मिलते हैं। और ये कहकर धीरज ने फोन रख दिया। खुद से बात करते हुए उसने कहा, विक्रम, मैं आ रहा हूँ। अब तुमसे वो अधूरा बदला पूरा करने मैं आ रहा हूँ। बच सको तो बच कर दिखा दो। धीरज अब अपने सारे सामान को पैक कर बची हुई चीजें एक बॉक्स में भर देता है। वो उस बॉक्स को बाहर ले जाकर घर के पीछे जला देता है और इसी के साथ धीरज का फिर से नया जन्म होता है। लेकिन मकसद अब भी वही है, विक्रम की बर्बादी। ये कहकर धीरज वहाँ से अपना सामान लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। अगले कुछ घंटों में धीरज दिल्ली पहुंच जाता है। एयरपोर्ट से बाहर आते ही उसे अपने नए नाम का बोर्ड मिल जाता है जिसमें लिखा होता है शमशेर। ये वही नाम है जो उसके पिता ने उसकी नई आइडेंटिटी में भिजवाया था। धीरज उस आदमी के साथ कार में बैठकर उसके पिता के दूसरे बंगले में आ जाता है। वहाँ पहुंचकर उसे मुकेश का फोन आता है। पहुंच गए बेटा? धीरज ने कहा, हाँ, लेकिन आप कहाँ हो? मुकेश ने कहा, तुम आराम करो, मैं रात को तुमसे मिलने आऊंगा। ठीक है, कहकर धीरज ने फोन रख दिया। अगली रात को मुकेश धीरज से मिलने के लिए आता है। धीरज को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, कहकर वो उसे गले से लगा लेता है। दोनों बाप बेटे काफी देर तक एक दूसरे की गले लगे होते हैं। कुछ देर बाद मुकेश ने कहा, चलो बेटा, काफी वक्त से हमने एक दूसरे से ठीक से बात नहीं की है। जिन लोगों ने हमें इस कंडीशन में डाला है उन्हें सबक सिखाने का वक्त नजदीक है। दोनों बगल में रखे सोफे पर बैठ जाते हैं। धीरज ने पूछा, मुझे आपका प्लान बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। पहले आपने मुझे मरने का नाटक करवा के सबकी नजरों से दूर किया, फिर मुझे दिल्ली से दूर रहने का बोल मुंबई में एक नई आइडेंटिटी देकर मुझे वहाँ पर छुपने के लिए कहा और अब वापस दिल्ली में बुला लिया। आखिर आप करना क्या चाहते हैं? मुकेश ने अपनी सिगरेट जलाते हुए कहा, धीरज, जो जीत गया वो आखिरी बार नहीं जीता है, जो हार गया वो आखिरी बार नहीं हारा है। वक्त बदलता है, उसके साथ काफी सारी चीजें भी बदल जाती हैं। उन लोगों की वजह से हम एक बार हारे जरूर हैं, लेकिन इतना बुरा भी नहीं कि हम दोबारा नहीं उठ सकते। हमारे पास अब भी बहुत वक्त है और इंतजार जितना ज्यादा लंबा हो परिणाम उतना ज्यादा सुकून देता है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना है। सही वक्त आने पर सामने वाले को ऐसी चोट देंगे कि वो जिंदगी भर भी खुद को नहीं संभाल पाएगा। लेकिन कैसे पापा? धीरज ने पूछा, अपने सिगरेट को ऐश ट्रे में बुझाते हुए और फिर धीरज की तरफ देखकर उन्होंने कहा, जब तुम राजनीति में आओगे। राजनीति? ये सुनकर धीरज हैरान रह जाता है। हाँ, राजनीति में जब तुम पॉलिटिक्स में आओगे तो विक्रम जैसे 10 एजेंट तुम्हारे इशारों पर चलेंगे। तुम जब चाहो जैसे चाहो उनका इस्तेमाल कर पाओगे और ना कोई तुम्हें रोकने वाला होगा और ना ही उसे बचाने वाला। ये सुनकर धीरज का सीना चौड़ा हो जाता है और वो कहता है कि ये सुनकर ही मेरे मन को इतना सुकून दे रहा है। अगर ऐसा सच में होगा तो मुझे लगेगा कि मेरा बदला पूरा हुआ और ये जरूर होगा। मैं आज भी अपना अपमान नहीं भूला हूँ उस विक्रम की वजह से। बहुत जल्द वो मेरे गिरफ्त में होगा, मुकेश ने कहा। आगे धीरज ने पूछा, अब आप मुझे क्या चाहते हैं? मैं अब क्या करूं? मुकेश ने कहा, तुम्हें एक नया नाम मिला है, शमशेर। अब से तुम इसी नाम से जाने जाओगे। तुम अभी इस घर के केयरटेकर के रूप में रहोगे कुछ वक्त के लिए। तब तक मैं बाकी मिनिस्टर से मिलकर तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। जैसे ही मुझे कुछ ऐसा तरीका मिल जाएगा जिससे कि मैं तुम्हें राजनीति में उतार सकूं, उस दिन तुम्हारी जिंदगी खत्म और फिर तुम एक पॉलिटिशियन बन जाओगे। उसके बाद हमें सिर्फ कैबिनेट में जाने की सोचना है। एक बार हम कैबिनेट में पहुंच गए फिर डिफेंस में सिर्फ और सिर्फ हमारी चलेगी। मुझे अपना चौपट हुआ धंधा फिर से शुरू करना है। डिफेंस में हमारी बंदूकें हमें और पावरफुल बना देंगी और ये सब तब होगा जब तुम राजनीति में उतरोगे। अपने हाथ में सारा पावर लेकर हम दोनों अपने सभी दुश्मनों को घुटने पर ले आएंगे। धीरज ने कहा, मुझे आपके प्लान पर भरोसा है, बस मुझे उस विक्रम से बदला लेना है। उसके सामने ही करिश्मा को अपना बनाऊंगा, तब वो खून क्या सोएगा। और ये कहते हुए धीरज जोर जोर से हंसने लगता है। कुछ देर बाद मुकेश ने कहा, मुझे अब जाना होगा, मैं यहाँ पर आता रहूंगा। बहुत जल्द ही तुम्हें शोएब से मिलवाऊंगा, वो हमारी मदद करेगा। ठीक है पापा, धीरज ने कहा। धीरज को गले लगाकर मुकेश ने कहा, मैं चाहता हूँ, अपना ख्याल रखना। धीरज की आंखें बेनम थी। उसने अपने आंसू पोंछ अपने पिता को विदा किया। उनके जाते ही धीरज ने खुद से कहा, विक्रम, तुम्हारी बर्बादी की उल्टी गिनती आज से शुरू होती है। यहाँ डिपार्टमेंट में प्रधानिया अकेले बैठकर कंप्यूटर में कुछ रिकॉर्ड निकाल रहा था।
अपने केबिन में बैठे पठानिया कुछ देख ही रहा था कि तभी डिपार्टमेंट का एक आदमी अंदर आता है। सर, ये आपने फुटेज मांगे थे, मैंने आपको ईमेल किया है। ठीक है, पठानिया ने कहा और फौरन ईमेल चेक करने लगता है। पठानिया ने मुंबई के कई इलाकों के सीसीटीवी फुटेज मांगे थे। वो अब भी धीरज की मिस्ट्री को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसे अब भी लग रहा था कि वो अनजान व्यक्ति जिसका पीछा करते हुए करिश्मा किडनैप हुई थी वो धीरज ही था। काफी देर तक फुटेज को देखने के बाद पठानिया ने कहा, इन सभी फुटेज में एक भी जगह ये आदमी नजर नहीं आ रहा है। अब कैसे पता चलेगा कि आखिर वो धीरज था या नहीं? तभी पठानिया को किसी का फोन आता है। ये पठानिया का खबरी होता है। हाँ संजीव, कहो। संजीव ने कहा, सर, पिछले एक हफ्ते से उस स्केच से काफी लोगों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कोई भी आदमी यहाँ पर नहीं मिला। पठानिया ने सोच कर कहा, शायद उसने फिर से अपना हुलिया बदल दिया होगा। अब ये जानना थोड़ा मुश्किल होगा कि आखिर कैसे उसे पहचाना जाए। सर, एक तरीका है, संजीव ने कहा। वो क्या? पठानिया जानने के लिए उत्सुक होता है। संजीव ने बताया, सर, अगर उसने अपने पकड़े जाने के डर से हुलिया बदला होगा तो जाहिर सी बात है उसने अपना ठिकाना भी बदला होगा। मैंने कुछ लोगों से ये पता करने की कोशिश की है, कई बार किसी ने अपना घर बदला हो इस एक हफ्ते में। अगर मुझे एक भी पता चलता है तो मैं आपको बताता हूँ। पठानिया ने कहा, हाँ, ये सही रहेगा। जैसे ही कुछ खबर मिले मुझे फौरन बताओ। वो आदमी हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। ओके सर। और ये कहकर संजीव ने फोन रख दिया। फोन रखते ही पठानिया वापस से फुटेज को गौर से देखने लगा। काफी देर देखने के बाद वो एक फुटेज में आकर रुक जाता है। ये क्या है? पठानिया एक वीडियो फुटेज को जूम करता है। उससे उसे एक आदमी सर पर गमछा ओढ़े मार्केट से कुछ सामान खरीदता हुआ दिखाई देता है। उसके सामने एक कार आकर रुकती है। उसमें से एक आदमी उसे एक टिकट देता है और गाड़ी निकल जाती है। पठानिया ये देखते हुए कहता है, ये टिकट तो फ्लाइट की लग रही है, लेकिन इस आदमी का हुलिया देखकर लगता नहीं है कि ये फ्लाइट में सफर करता भी होगा। पठानिया डेट और टाइम देखता है। ये तो कल का ही है। मुझे इस आदमी को और ढूंढना होगा। आखिर ऐसे आदमी को कौन फ्लाइट टिकट दे रहा है? पठानिया और भी फुटेजेस छानता है, लेकिन उसमें किसी में भी उसे कुछ नहीं मिलता। अगर इसने कल की फ्लाइट ली है तो ये कल जरूर एयरपोर्ट गया होगा। मुझे एयरपोर्ट के फुटेजेस चेक करने होंगे। अगर ये आदमी उसमें देख गया तो शायद कुछ सुराग मिल जाए। पठानिया ने एक डिपार्टमेंट से एक आदमी को अंदर बुलाकर कहा, मुझे कल मुंबई एयरपोर्ट के वीडियो फुटेज चाहिए, रात के 8 बजे के बाद के, जितने जल्दी हो सके। आदमी ने कहा, ओके सर, और चला जाता है। उसके जाने के बाद पठानिया ने कहा, धीरज, अगर तुम जिंदा हो तो पाताल में भी छुप जाओ, मैं तुम्हें वहां से भी ढूंढ निकालूंगा। क्या पठानिया पहुंच पाएगा धीरज के नजदीक, या फिर कोई नई मुसीबत कर रही है उनका इंतजार? और क्या मुकेश अपने प्लान में कामयाब हो पाएगा? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में, जानने के लिए इसे सुनते रहिए सबके दिलों की धड़कन पॉकेट एफएम पर। करिश्मा अपने कुछ दोस्तों के साथ बाहर जाने वाली होती है। मामा, मैं वैदेही के साथ बाहर जा रही हूँ, आने में कुछ वक्त लगेगा। और ये कहकर करिश्मा निकल जाती है। उसे जाते देख कविता खुशी से मुस्कुरा रही होती है। तभी सुमित कविता को देखते हुए कहता है, क्या हो कविता, अपनी बेटी को जाते देख मुस्कुरा क्यों रही हो? कविता की नजरें करिश्मा से हट जाती है और सुमित की तरफ देखकर कहती है, बस कुछ वक्त की बात है, फिर करिश्मा इसी दरवाजे से रोते हुए विदा हो जाएगी। और ये कहते हुए कविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुमित उसे प्यार से गले लगाते हुए कहता है, अरे रोती क्यों हूँ? करिश्मा ने जिसे चुना है वो उसे हमसे भी बढ़कर प्यार देगा। हमारी ही नजरें उस लड़के को पहले पहचान नहीं पाई, लेकिन आज समझ आता है कि हम कितने गलत हैं। उसने अपनी जान पर खेलकर हमारी बेटी को बचाया है। हमारी लड़की सुरक्षित इंसान के साथ है, वो उसे हमेशा खुश रखेगा। कविता ने पूछा, तो फिर क्यों ना हमने लोगों के रिश्ते पर मुहर लगा दिया? सुमित ने कविता को देखकर पूछा, मतलब? मैं कुछ समझा नहीं कविता। कविता ने कहा, मैं आपसे यही बात करना चाहती थी, क्यों ना हम विक्रम के माँ बाप को यहाँ पर खाने पर बुलाएं और इनके रिश्ते की बात कर लें। सुमित कुछ देर सोचने लगता है। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन विक्रम को बिना बताए ये करना सही होगा। कविता ने कहा, हाँ, हम तो खुद ही मिल रहे हैं उनसे, और वैसे भी विक्रम क्यों बुरा मानेगा? वो तो इस रिश्ते के लिए खुद माँ बाप से कहने वाला था, तो क्यों ना हम ही वो काम कर दें और बच्चों को सरप्राइज दें। सुमित कुछ देर के लिए चुप रहे थे। फिर कुछ देर बाद उन्होंने कहा, ठीक है, मैं विक्रम के माँ बाप को न्योता भेजता हूँ। कुछ दिन बाद विक्रम और करिश्मा बाहर शॉपिंग करने निकल रहे होते हैं। काफी देर तक शॉपिंग करने के बाद करिश्मा और विक्रम मॉल के ही एक आइसक्रीम पार्लर में बैठे होते हैं। आइसक्रीम खाते हुए करिश्मा ने कहा, याद रखना विक्रम, हमारी शादी में मुझे बटरस्कॉच फ्लेवर आइसक्रीम ही चाहिए। विक्रम हंसते हुए कहता है, बारातियों के लिए कुछ छोड़ोगे भी या नहीं? गिरते हुए आइसक्रीम को खाते हुए करिश्मा ने कहा, तो क्या, मेरी शादी है, मैं कुछ भी खाऊं? फिर कुछ देर के बाद करिश्मा ने कहा, अच्छा विक्रम, तुमने कहा था कि तुम अपने माँ बाप से बात करोगे, क्या तुमने उन्हें हमारे बारे में बताया? विक्रम सीधे होकर बैठते हुए कहता है, वो करिश्मा, वो मैं असल में उनसे बात करने वाला था, लेकिन क्या? करिश्मा विक्रम की तरफ देखने लगी। विक्रम ने कुछ देर रुकर कहा, वो दरअसल समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कैसे बताऊं।
करिश्मा ने अपने हाथ को माथे पर मारते हुए कहा, ओ गॉड, ये लड़का जो अनजान दुश्मनों से भी निडर होकर लड़ जाता है, वो अपने माँ बाप से अपनी शादी की बात करने से डरता है। विक्रम ने कहा, हाँ तो हम लड़के अपने माँ बाप से कैसे बोले कि हमें शादी करनी है? तुम्हारे लिए रहा होगा आसान, हमारे लिए नहीं है। हाँ, मैंने तो घर में बोर्ड लगा दिया था तुम्हारे फोटो का, है ना? और ये कहकर करिश्मा आइसक्रीम खाना छोड़ मुंह फेर कर बैठ जाती है। विक्रम उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ कर कहता है, अच्छा बाबा, मुझे 2 दिन का वक्त दो, मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बता दूंगा। प्रॉमिस? करिश्मा ने बिना देखे जवाब दिया। हाँ। विक्रम ने उसके चेहरे को नजाकत से अपनी तरफ करते हुए कहा, एक और बटर स्कॉच, ये वाली भी घर गई है। नखरे दिखाते हुए करिश्मा ने कहा। विक्रम उसे देख मुस्कुराने लगता है। मॉल से निकलते हुए करिश्मा ने कहा, चलो मेरे घर चलते हैं, पापा भी तुम्हें पूछ रहे थे कि काफी दिन से तुम मिले नहीं हो उनसे। विक्रम थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, पापा मुझे पूछ रहे थे, लेकिन क्यों? करिश्मा ने कहा, क्योंकि अब तो उनके दामाद हो, अब तो उनका तुम्हें पूछना बनता है। विक्रम कुछ देर के लिए चुप रहता है। थोड़ी देर बाद वो कहता है, ठीक है चलो। और दोनों घर को निकल जाते हैं। घर पहुंचते ही करिश्मा ने घर पर नॉक किया। कविता दरवाजा खोलने आती है। विक्रम को देखते ही वो कहती है, अरे विक्रम, आओ अंदर आओ। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? अंदर आते हुए विक्रम ने कहा, ठीक हो बेटा। विक्रम जैसे ही अंदर आता है वो हैरान रह जाता है, पापा मम्मी आप लोग यहाँ? और खुशी के मारे उनके गले लग जाता है। उनका आशीर्वाद लेकर विक्रम उनके पास बैठ जाता है। सुमित विक्रम के पास आकर कहता है, कैसा लगा हमारा सरप्राइज विक्रम? विक्रम कुछ समझ ही नहीं पाता। अंकल, ये सब कब और कैसे? तब विक्रम की माँ ने कहा, बेटा करिश्मा के पिता हमारे घर आए थे, उन्होंने हमें यहाँ आने के लिए न्योता दिया। पहले तो हमें समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इनकी बातें और इनका इतना अच्छा स्वभाव देख हम मना नहीं कर सके। विक्रम के पिता ने कहा, हम जानते हैं कि तुम हमसे अपनी शादी की बात नहीं करोगे, लेकिन हमारा तो फर्ज है तुम्हारी शादी करवाना, इसलिए हम इनकी बात मानकर यहाँ आ गए। हमें तो ये रिश्ता कबूल है, अगर तुम भी तैयार हो तो हम कोई अच्छा मुहूर्त देखकर शादी कर देंगे। करिश्मा आगे आकर विक्रम की माँ और पिता का आशीर्वाद लेती है। विक्रम की माँ ने उसे अपने बगल में बैठा कर कहा, मुझे तो लड़की बहुत पसंद है और तुम इतनी सी बात नहीं बोल पा रहे थे। विक्रम शर्माते हुए बस मुस्कुरा रहा होता है। कविता ने विक्रम और करिश्मा की आरती उतारते हुए उनकी नजरें उतार कर कहा, भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे, सबकी बुरी नजरों से बचा कर रखे। घर में हर कोई खुश था, लेकिन इन पर कोई था जो काफी वक्त से नजरें रखे हुए था। जहाँ अंदर विक्रम और करिश्मा की शादी की बातें चल रही थी, तो वहीं बाहर से कोई उन दोनों पर नजर रखे था। ये वही शख्स था जो इन्हें कैफे के अंदर भी फॉलो कर रहा था। विक्रम और करिश्मा को देखते हुए वो आदमी किसी को फोन लगाता है। सर, यहाँ तो इनकी शादी की तैयारी चल रही है। विक्रम के माँ बाप भी इस वक्त करिश्मा के घर में ही मौजूद है। सामने से आवाज आती है, जल्द ही इन्हें अपनी ही शादी से पहले माता में बता दूंगा मैं। आदमी ने कहा, सर अभी हमें क्या करना है? आप कहें तो इन्हें किडनैप करके आपके पास ले आए। नहीं, सामने से आवाज आई, अभी अगर कुछ भी किया तो वो समझ जाएंगे कि ये सब किसने किया है। अभी भूल जाए कुछ मत करना, सिर्फ और सिर्फ नजर रखना। ओके सर, जैसे आपका है। खबरी ने कहा। विक्रम के माँ बाप को खाने खिलाने के बाद करिश्मा के घर वाले शादी के बारे में बात करते हैं। कविता ने सुमित की तरफ देखकर कुछ इशारा किया। विक्रम के बाबा उन्हें देखकर कुछ समझ नहीं पाए। सुमित ने आंखों से रुकने का इशारा कर विक्रम के बाबा से कहा, तो आपको खाना कैसा लगा? जी बहुत बढ़िया, खाना वाकई लजीज था। कुछ देर की शांति के बाद कविता ने विक्रम की माँ से पूछा, आपको करिश्मा कैसी लगी? मतलब अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकती हैं। विक्रम की माँ ने कहा, करिश्मा हमारे लिए हमारी बेटी की तरह ही होगी। हम बड़े सादे लोग हैं। करिश्मा के हमारे घर आने से हमारे घर में रौनक आ जाएगी। हम तो उसे अपना बना चुके हैं। सुमित ने पूछा, तो आपको उसके जॉब करने से कोई एतराज तो नहीं है? ये सुनकर विक्रम के बाबा ने फौरन जवाब दिया, यह कैसे बात कर रहे हैं सुमित जी? करिश्मा और विक्रम दोनों देश सेवा के लिए समर्पित हैं। हमें घरेलू कामकाजी लड़की नहीं चाहिए। लड़की अगर काम करना चाहे वो अपने मन से काम कर सकती है। हम किसी को बांधने में नहीं, उन्हें आजादी देने में यकीन रखते हैं। करिश्मा अपने काम पर ध्यान दे। हमें सिर्फ हमारे घर के लिए एक बेटी चाहिए थी और विक्रम के लिए एक सच्चा साथी। दोनों एक ही में मिल गए, इससे अच्छी बात और क्या चाहिए? ये सुनकर करिश्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विक्रम उसे संभालते हुए मुस्कुराता है, लेकिन ये बात सुनकर सुमित और कविता एक दूसरे को देखने लगते हैं। विक्रम के पापा ने उन्हें देखकर पूछा, काफी देर से आप लोग कुछ सोच रहे हैं, क्या ऐसी कोई बात है जो आप पूछना चाहते हैं? सुमित ने थोड़ा संकोच कर पूछा, वो दरअसल मैं और कविता ये पूछना चाहते थे कि आप तोहफे में क्या लेना चाहेंगे, या फिर कुछ आप अपनी तरफ से बता देते तो। विक्रम के माँ बाबा एक दूसरे को देखने लगते हैं, तब उन्हें समझ आता है कि वो आखिर दहेज की बात कर रहे हैं। विक्रम के बाबा ने एक सांस लेकर कहा, जी दहेज तो हम लेंगे ही। ये सुनकर विक्रम और करिश्मा बाबा की तरफ देखने लगते हैं। सुमित और कविता भी उन्हें ध्यान से सुनते हैं। बाबा ने आगे कहा, और दहेज में हमें आपसे कुछ देर रुककर कहते हैं, आपकी बेटी के हाथ का बना खाना चाहिए। ये सुनते ही सब हंसने लगते हैं।
कविता जो काफी टेंस्ड हो जाती है, उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। बाबा ने आगे कहा, हाँ मैं जानता हूँ कि दुश्मनों को मारने में तो वो माहिर होगी, लेकिन एक बार तो उसके हाथ का खाना हम चखना पसंद करेंगे। सुमित मुस्कुराते हुए कहते हैं, आपने तो हमें मुश्किल में डाल दिया था भाई साहब। विक्रम के बाबा ने कहा, भाई साहब कहाँ आज के जमाने में आप दहेज की बात कर रहे हैं। आज के जमाने में दहेज के बदले में माँ बाप सिर्फ इतना चाहते हैं कि घर पर आने वाले नए सदस्य परिवार को जोड़े रखें। जहाँ नए रिश्ते जुड़ते हैं तो वहीं पुराने बिगड़ने लगते हैं। इसलिए बच्चों से बस एक ही दुआ है कि घर को जोड़े रखें, इससे प्यार बना रहे और परिवार भी एक रहे। कृष्णा ये सुन अपनी जगह से उठकर आती है और बाबा के सामने आकर बैठते हुए कहती है, बाबा मैं आपसे वादा करती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए घर नहीं टूटेगा। विक्रम के माँ बाबा ने कृष्णा को आशीर्वाद दिया और कहा, बस आप जल्दी से हमारे घर आ जाओ। अब तुम्हें अपनी बहू बनाने में हम बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहते। कविता ये सुनकर खुशी से बोली, तो फिर अगले ही महीने की कोई अच्छी तारीख निकालकर इनकी शादी कर देते हैं। आप लोग तैयार हो तो? बाबा ने कहा, हाँ क्यों नहीं, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक बार विक्रम को भी पूछ लें। और बाबा विक्रम को देखकर पूछते हैं, बेटा क्या तुम तैयार हो? विक्रम हिचकिचाते हुए बोला, हाँ मैं। विक्रम की ऐसी बात सुनकर हर कोई हंसने लगता है। करिश्मा भी शर्माते हुए हंसने लगती है। विक्रम अपना मुंह छुपाने लगता है। तब विक्रम के बाबा ने कहा, वो कुछ भी कहे हमें उसके मन की बात पता है। कुछ वक्त बाद विक्रम के माँ बाप निकलने लगते हैं। विदा होने से पहले सुमित ने सबसे कहा, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, जल्द ही मिलना होगा। बाबा ने कहा, अब तो हमें करिश्मा से मिलने का बहाना चाहिए सुमित साहब। अब हम उससे मिलते रहेंगे अगर आपको एतराज न हो तो। बिल्कुल भी नहीं, आपकी बहू है, जब चाहे मिलिए। ये कहते हुए सुमित उन्हें गले लगा लेता है। कविता विक्रम की माँ से गले मिलकर कहती है, हमारी बेटी को अपनाने के लिए शुक्रिया। करिश्मा भाग्यशाली है जिसे आप जैसे सास ससुर मिलने वाले हैं। विक्रम की माँ ने कहा, अगर करिश्मा चाहे तो वो हमें अपने माँ बाप भी मान सकती है, हम उसे अपनी बेटी की तरह ही रखेंगे। विक्रम ने कहा, अच्छा अब हमें चलना होगा, नमस्ते। ये कहते हुए विक्रम बाहर आता है। करिश्मा उनके साथ बाहर आती है। विक्रम अपने माँ बाबा को गाड़ी में बिठाता है। करिश्मा के पास आकर विक्रम ने कहा, फिर अगली बार कब मिलना होगा? करिश्मा ने कहा, अब मिलना जुलना काम करो सर, शादी से पहले लड़का लड़की को नहीं मिलना चाहिए। विक्रम ने कहा, अच्छा अब तुम्हें रूल्स देख रहे हैं और आइसक्रीम खाते वक्त दोनों हंस पड़ते हैं। तब विक्रम कहता है, वैसे भी कुछ दिन के लिए माँ बाबा के साथ रहने वाला हूँ, अगर आना हुआ तो तुम्हें बता दूंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। करिश्मा ने बोला, ओके मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, वैसे भी हमें कुछ दिन में डिपार्टमेंट आना है, भूल गए छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। विक्रम ने कहा, हाँ वो तो है, पहले पढ़ाने सर से बात हुई थी मेरी, उन्होंने कुछ बातें बताई हैं, वो किसी मुद्दे पर काम कर रहे हैं। करिश्मा ने कहा, जानती हूँ, लेकिन हम ये बात ऑफिस में ही करेंगे, यहाँ नहीं। विक्रम ने कहा, हाँ बिल्कुल, चलता हूँ, जल्द मिलेंगे, बाय बाय, अपना ख्याल रखना। करिश्मा ने विक्रम को बाय बोलने के बाद झुककर कार में बैठे विक्रम के माँ बाबा को नमस्ते कर उन्हें विदा कर दिया। उनके जाते ही करिश्मा जैसे ही वापस घर की तरफ लौट रही थी, तभी उसे कुछ एहसास हुआ कि जैसे कि कोई उसे देख रहा था। करिश्मा पलट कर देखती है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। करिश्मा खुद से बातें करते हुए कहती है, कौन था वहाँ पर? न जाने मुझे ऐसा क्यों लगा कि कोई तो है जो मुझे देख रहा था। करिश्मा आगे बढ़ने ही वाली थी कि कविता ने उसे आवाज लगा दी, करिश्मा जल्दी आओ, तुम्हारे बाबा बुला रहे हैं। आई मम्मी। और ये कहते हुए करिश्मा घर की तरफ निकल जाती है। पेड़ के पास छुपकर उसे देख रहा खबरी कहता है, आज तो बच गया, अब जब तक सामने कहेंगे तब तक इनके आसपास आना खतरे से खाली नहीं है, ये एजेंट्स का कोई भरोसा नहीं। और वो वहां से चला जाता है। कौन था ये खबरी और किसे दे रहा था ये विक्रम और करिश्मा के पल पल की खबर? और क्या होगा मुकेश का अगला वार? तो दोस्तों आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में, जानने के लिए इसे सुनते रहिए सबके दिलों की धड़कन पॉकेट एफएम पर। छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और सभी एजेंट्स वापस काम पर लौटते हैं। सबको देखकर पठाने ने खुशी से स्वागत करते हुए कहा, वेलकम बैक एजेंट्स। सबने एक साथ आवाज लगाया, जय हिंद सर। पठाने ने कहा, जय हिंद, अच्छा लग रहा है तुम सबको साथ देखकर। विक्रम ने कहा, हमें भी सर, छुट्टी से ज्यादा तो हमें इस बात की उत्सुकता थी कि आखिर अगला मिशन कब मिलेगा। विक्रम ने बिल्कुल सही कहा सर, शांतनु ने कहा, हम अगले मिशन के लिए तैयार हैं। पठाने ने बोला, मैं जानता हूँ कि तुम तीनों एजेंट्स हर मिशन के लिए तैयार हो, बहुत ही जल्द तुम्हें तुम्हारा काम मिल जाएगा, अभी के लिए हमें कुछ जरूरी बातें करनी है। करिश्मा ने पूछा, वो क्या सर? पठानिया ने कहा, चलो मैं तुम लोगों को कुछ दिखाता हूँ। पठानिया उन्हें अपने कंप्यूटर के पास ले आता है और कुछ सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगता है। पठानिया फुटेज दिखाते हुए कहता है, हमारा अगला टारगेट है ये आदमी। वीडियो में एक आदमी पर सर्कल बनाते हुए पठानिया ने आगे कहा, ये है हमारा अगला सस्पेक्ट। ये आदमी कौन है और इस वक्त कहाँ है, हमें इसका कोई आइडिया नहीं है।
लेकिन ये सस्पेक्ट क्यों है? शांतनु ने पूछा। क्योंकि पिछले मिशन में हमें एक ऐसा आदमी मिला था जिसका पीछा करिश्मा ने किया था। उस मिशन के बाद मैंने उसी आदमी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई भी सुराग नहीं मिला। लेकिन कुछ दिन पहले मुझे ये फुटेज में उसी तरह का एक और आदमी मिला था। अब इसकी भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम इस केस पर काम कर ऐसे हर उस इंसान को ढूंढे जो हमारे लिए एक सस्पेक्ट हो। हो ना हो, इन सब का आपस में कोई रिलेशन जरूर है। और आखिर ये लोग क्यों ऐसी जिंदगी जी रहे हैं और इनका क्या मकसद है, यही है हमारा अगला मिशन। सर ऐसे तो स्लीपर सेल्स भी हो सकते हैं जो किसी भी साजिश को अंजाम देने के लिए कोशिश में लगे हों, विक्रम ने कहा। हाँ हो सकता है, इसीलिए हमें इनके बारे में सारी खबर निकालनी है, पठानिया ने वीडियो रोककर कहा। करिश्मा ने तपाक से जवाब दिया, सर इसे ही उठाते हैं, डिपार्टमेंट की हाथ की लगेगी तो अपने आप सब सच उतर देगा। पठानिया ने उसे हाथ से रुकने का इशारा करते हुए कहा, नहीं करिश्मा, हमें नहीं कर सकते। हर कोई शांत हो जाता है। पठानिया ने आगे कहा, हाँ हमें इसे बेहद ही सीक्रेट रखना है। ये जानने के लिए कि ये लोग कौन हैं और किस मकसद के पीछे हैं, हम उन पर कोई एक्शन नहीं ले सकते। उन्हें इस बात की भी भनक नहीं होनी चाहिए कि हमने उन्हें अपने रडार बना दिया है। करिश्मा के संजान आदमी का पीछा करना ही काफी था। अगर उन्हें ट्रिगर होना है तो इसी में सतर्क हो जाएंगे। लेकिन ये वीडियो देखकर लग रहा है कि वो सिर्फ कुछ समय के लिए बात को अवॉइड करने की सोच रहे हैं। उनका इरादा बिल्कुल भी रुकने का नहीं है। लेकिन हाथ पर हाथ रखकर भी तो नहीं बैठ सकते सर। अगर हम इस तरह उन्हें छोड़ देंगे तो वो जरूर किसी भी हद तक जा सकते हैं, विक्रम ने कहा। हाँ विक्रम, तुमने बात तो सही कही है, लेकिन अभी तक इंटेलिजेंस में ऐसी किसी भी गतिविधि की कोई खबर नहीं मिल रही है। इन्हें देखकर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई पैनिक होने की सिचुएशन भी है, इसलिए हम इस मिशन के लिए वक्त ले सकते हैं। हमारा काम यहाँ पर सिर्फ नजर रखना है और ऐसे लोगों पर जो किसी भी तरह की देश विरोधी गतिविधि को बढ़ावा दे सकते हैं उन्हें घर तक पहुँचना है। तुम्हें आजादी है किसी पर भी नजर रखने की, बस इस बात का ध्यान रहे कि किसी को भी भनक न लगे। एक छोटी सी गलती पूरा मिशन खराब कर सकती है। शांतनु ने कहा, फिक्र न करें सर, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। करिश्मा ने पूछा, लेकिन सर वो उस आदमी का जिसका स्केच मैंने बनाया था, क्या उसकी पहचान हो पाई? पठानिया ने सिरे से इनकार करते हुए कहा, नहीं करिश्मा, हमें ऐसा कोई भी आदमी नहीं मिला, लेकिन मैंने उसे आगे फॉरवर्ड कर दिया है। जैसे ही कोई खबर मिलती है मैं बता दूंगा। ओके सर, करिश्मा ने कहा। करिश्मा की बात का जवाब देने के बाद पठानिया ने विक्रम की तरफ देखा। विक्रम और पठानिया की नजरें आपस में ऐसे मिली जैसे दोनों कोई बात जानते हो और इस वक्त सब कुछ सामने कहने से बचना चाह रहे हो। पठानिया ने सबसे कहा, मैं इस मिशन की सारी जानकारी तुम्हें भेज दूंगा। जल्द से जल्द इसे फॉलो करना शुरू कर दो और कोई भी अपडेट मिले सबसे पहले मुझे इस बारे में बता देना। श्योर सर। और ये कहकर तीनों अपने डेस्क पर बैठने चले जाते हैं। पठानिया विक्रम से कहता है, विक्रम तुम रुको, मुझे तुमसे कुछ काम है। जानता हूँ सर, बस आपके ऑर्डर का वेट था। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मेरे केबिन में तुमसे बात करते हैं। पठानिया केबिन की ओर बढ़ते हुए बोला, दरवाजा अच्छे से बंद कर दो विक्रम, ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहनी चाहिए। जी सर। ये कहते हुए विक्रम ने दरवाजे को बंद कर दिया। कुर्सी पर बैठे हुए विक्रम ने पूछा, सर आपने सिर्फ मुझे क्यों इस बारे में बताया? शांतनु और करिश्मा से आप इसे क्यों छुपाना चाहते हो? वो सब बताए बाद में, पहले ये बताओ कि घर पर क्या बात हुई? पठानिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। विक्रम ने बताने में शर्माने लगा, सर बात आपकी हो गई। पठानिया ने खुशी से कहा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, इतनी अच्छी बात तुम इतना सोच कर बता रहे हो। अरे भाई मुस्कुराओ। हाँ सर, काफी वक्त बाद खुद के लिए सोचा है, बस इसलिए शायद मन को मनाने में वक्त लग रहा है। पठानिया ने कहा, हाँ मुझे भी फोन आया था, बता रहे थे कि वो तुम्हें अब पसंद करने लगे और तुम्हारे माँ बाबा का पता भी मुझसे ही पूछा था उन्होंने। विक्रम ने कहा, आपका शुक्रिया सर, क्योंकि मुझे कैसे कहना चाहिए ये समझ नहीं आ रहा था। आपकी मदद से आज हमें पता भी चल गया और वो बहुत खुश भी है। हाँ चलो अच्छा हुआ, पठानिया ने कहा। पठानिया सामने रखे ग्लास से पानी पीकर कहता है, लेकिन विक्रम तुम्हें मैंने केबिन एक खास मकसद से बुलाया है। हाँ सर बोलिए, विक्रम ने कहा। पठानिया अपनी कुर्सी से उठकर कहता है, तुम्हारा शक सही था विक्रम, धीरज अब भी जिंदा है और वो इस वक्त मुंबई की गलियों में घूम रहा है। विक्रम ने पूछा, लेकिन सर हमारे पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है। पठानिया तो पलट कर कहता है, जानता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें इस मिशन की बागडोर देने की सोची है। इस मिशन को तुमसे बेहतर कोई नहीं संभाल सकता। धीरज तुम्हारा पुराना प्रतिद्वंदी है और तुम्हें इसीलिए उसके बारे में सब कुछ पता है। धीरज दुनिया की नजरों में मर चुका है, अगर हमें उसे जिंदा बताना है तो सबके सामने उसे लाना होगा। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि ऐसा होना असंभव है, क्योंकि उसकी ढाल होगा मुकेश। ये सब मुकेश का ही षड्यंत्र है और इसीलिए धीरज की मरने का बहाना बनाकर अपना काम करने की सोच रहा होगा। लेकिन वो क्या है वो कोई नहीं जानता। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, वो क्या सर? विक्रम ने पूछा। दुनिया की नजरों में धीरज मर चुका है, इसलिए कुछ भी साबित करने के लिए तुम्हें धीरज के खिलाफ ठोस सबूत जोड़ने होंगे। विक्रम ने कुछ देर सोचकर जवाब दिया, मैं जरूर उसके खिलाफ सबूत ढूंढकर आपको देता हूँ। मुझे काफी वक्त से उस पर शक था, लेकिन कोई सुराग नहीं था। लेकिन अब मैं जरूर इस मामले की तह तक जाऊंगा। अगर धीरज कुछ प्लान कर रहा है तो मैं उसे जरूर ढूंढकर उसका बाजू नहीं मिटा दूंगा।
बहुत खूब विक्रम, मुझे तुमसे इसी जोश की उम्मीद थी। छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, इसलिए अब सिर्फ और सिर्फ काम पर ध्यान दो। हमें इस मिशन को बेहद ही संवेदन तरीके से हैंडल करना है। जरा सी भी चूक सामने वाले को खबर कर देगी कि हम उसके पीछे हैं। मैं समझ गया सर, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, विक्रम ने कहा। वापस अपनी कुर्सी पर बैठते हुए पठान ने लिखा, तुम्हारी मदद के लिए मैंने ये फाइल तैयार की है, इसे पढ़ लेना। कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन इसमें मौजूद है, तुम्हारे काम आएगी। फाइल लेते हुए विक्रम ने पूछा, सर क्या मुझे वो सीसीटीवी फुटेजेस भी मिल सकते हैं? पठान ने उसे एक पेन ड्राइव देते हुए कहा, मैं जानता था तुम ये मांगोगे, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही पेन ड्राइव में सारे फुटेजेस पहले ही रख दिए थे। शुक्रिया सर, विक्रम ने पेन ड्राइव देते हुए कहा। विक्रम केबिन से बाहर आने के लिए उठता है। सर कोई और अपडेट? नहीं, फिलहाल के लिए बस यही था। बाकी कुछ भी पता चले तो मैं सबसे पहले तुमसे शेयर करूंगा, पठान ने कहा। विक्रम हाँ में सर हिलाकर बाहर आकर अपने डेस्क पर बैठ जाता है। वो तुरंत अपना लैपटॉप ओपन कर केस की सारी डिटेल पढ़ने लगता है। ध्यान से सब कुछ पढ़ने के बाद विक्रम खुद से बात करते हुए कहता है, ये सब बातें इसी तरफ इशारा करते हैं कि ये आदमी धीरज ही है। अपने बाप की सुरक्षा में वो मुंबई में रहा, हमारी नजरों से बच कैसे गया? ये सोचते हुए विक्रम किसी को मुंबई में फोन लगाता है। सुनो, मुझे 2 आदमी की इंफॉर्मेशन चाहिए। मैंने तुम्हें डिटेल्स भेजे हुए हैं, उन्हें देखकर जैसे ही कुछ पता चले मुझे फौरन खबर करो। ठीक है सर, हो जाएगा। सामने से आवाज आई। पूरा दिन विक्रम ने केस स्टडी करने में लगा दिया। वो हर पहलू पर बारीकी से नजर रखा था। शांतनु और करिश्मा भी उसे देखकर उसे डिस्टर्ब न करने का सोच ऑफिस से निकाल गए। तभी विक्रम को उसी खबरी का फोन आता है। वो कहता है, सर हमने आपके भेजे हुए स्केच को देखकर यहाँ पूछताछ की, एक ने उसे पहचान लिया। उसके बताए एड्रेस पर हम पहुंचे तो हमें वहाँ पर कोई नहीं मिला। शायद वो यहाँ से भाग चुका है। हम उसके घर के अंदर तो नहीं जा पाए, लेकिन खिड़की से देखने पर साफ दिख रहा था कि उसने हर एक सामान को गायब कर दिया। विक्रम ने खुद से कहा, मतलब मुकेश ने उसे फिर से गायब कर दिया। खबरी ने बात बताई, सर जिसे आप ढूंढ रहे हैं हम उसके बाप को अच्छे से जानते हैं। विक्रम ने पूछा, क्या मतलब? खबरी ने बताया, सर मुकेश को हम लोग अच्छे से जानते हैं। वो बेहद चालाक और तेज इंसान है। अगर ये आदमी धीरज ही है तो मुकेश को भनक लगते ही उसने उसे दोबारा छिपा दिया होगा, एक नई पहचान के साथ। और अगर वो इस बार जान चुके हैं कि हम उनके पीछे हैं तो उसका मिलना थोड़ा मुश्किल है। विक्रम ने कुछ देर सोच कर कहा, ठीक है मैं देखता हूँ। तभी रमन सर ऑफिस में आते हैं। विक्रम को देख रमन कहते हैं, अरे विक्रम तुम अभी तक घर नहीं गए? विक्रम उनके पास आकर कहता है, जय हिंद सर। नहीं सर, वो थोड़ा काम था। रमन ने कुछ देर उसे देखा और फिर कहा, जानता हूँ कि तुम्हें पठानिया ने क्या केस सौंपा है, आओ बैठकर बात करते हैं। रमन विक्रम के साथ बैठ जाता है। बताओ विक्रम, क्या जानकारी मिली अभी तक? रमन ने हाथ जोड़कर बैठे हुए पूछा। विक्रम ने सुबह से लेकर अब तक जो भी खबर मिली थी वो सब रमन को बताया। रमन ने बड़े ध्यान से सब कुछ सुनकर कहा, शाबाश, इस केस में तुम्हारे आने से तेजी आ चुकी है। अब हमें सिर्फ इसकी तह तक जाना है ताकि सच का पता लगाया जा सके। विक्रम ने कहा, लेकिन सर मुझे आपसे कुछ और भी मदद की जरूरत है। वो क्या विक्रम? रमन ने पूछा। सर मुझे मुकेश जी के सारे पुराने रिकॉर्ड चाहिए। मैं हर एक पहलू पर काम करना चाहता हूँ। रमन कुछ देर सोचकर कहते हैं, ठीक है वो तुम्हें मिल जाएंगे। और ये कहकर रमन उठकर चल देता है। कुछ देर बाद विक्रम तक मुकेश की फाइल पहुंचती है। विक्रम उस फाइल को खोलकर उसके सारे पन्ने पढ़ने लगता है, लेकिन उसे पढ़ते हुए उसे हैरानी होती है। ये डॉक्यूमेंट तो अधूरी है, इसमें से तो काफी सारी जानकारी मिसिंग है। मतलब मुकेश ने अपनी ही फाइल से छेड़छाड़ की है और ये सारे काम उसने खुद तो नहीं किया होगा। जाहिर सी बात है कि ये डिपार्टमेंट के ही किसी आदमी की मदद से हुआ होगा। कुछ देर और पढ़ने के बाद विक्रम ने कहा, मुझे इस केस को एक एक कर पढ़ना होगा, एक भी पॉइंट मिस नहीं कर सकता। मुकेश ने डिफेंस में जिस तरह का माहौल तैयार किया है, इसे भेदना बहुत मुश्किल है। न जाने कौन इस डिपार्टमेंट में उसका दोस्त या खबरी है। इस इन्वेस्टिगेशन को मुझे कॉन्फिडेंशियल ही रखना होगा, वरना मुकेश के पास ये खबर पहुंचाने वाले बहुत लोग हैं। जहाँ विक्रम इस केस पर काम कर रहा था, वही केबिन से रमन उसे झांकते हुए पठानिया से कहता है, ये लड़का बहुत अलग है पठानिया, इसमें किसी को हराने की नहीं बल्कि खुद की जीत की कसम बैठी होती है। पठानिया ने कहा, जानता हूँ सर, इसलिए मैंने आपसे ये केस विक्रम को देने के लिए कहा। विक्रम और धीरज की पुरानी दुश्मनी है, हमें इसी बात का फायदा उठाना था। लेकिन मैं एक चीज अच्छे से जानता हूँ कि धीरज को पकड़ने में विक्रम झूठ नहीं बल्कि सच्ची सुराग ढूंढ निकालेगा। मुकेश को अगर कोई रोक सकता है तो वो है विक्रम, वरना मुकेश खुद में कितना पावरफुल है ये आप और मैं दोनों जानते हैं। रमन कुछ देर सोच कर बोले, हाँ सही कहा। खैर तुम नजर रखना और ध्यान रहे, विक्रम का इस केस पर काम करना सिर्फ हम तीनों के बीच ही रहे और कोई ये बात ना जान सके। बिल्कुल सर, पठानिया ने कहा। क्या विक्रम धीरज तक पहुंच पाएगा? क्या मुकेश के प्लान के सामने विक्रम की चाणक्य नीति काम कर जाएगी? और क्या मुकेश के काले कारनामों को विक्रम करेगा बेनकाब? तो दोस्तों आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए सबके दिलों की धड़कन पॉकेट एफएम पर। विक्रम अपने डेस्क पर बैठे सारे रिकॉर्ड्स को बारीकी से देख रहा था।
उसे कुछ सुराग हाथ लगते हैं और वो उसकी कड़ी से कड़ी मिलाकर कुछ स्टोरीज बना लेता है। विक्रम ये काम करने में इतना उलझ जाता है कि अगले 4 दिन तक वो ऑफिस में किसी से नहीं मिल पाता। उसे इस तरह से उलझा हुआ देख करिश्मा के सब्र का बांध टूट जाता है और वो विक्रम के डेस्क पर पहुंच जाती है। क्या मैं जान सकती हूँ कि ऐसा भी क्या केस हुआ है कि तुम्हें मुझे हेलो हाय करने की भी फुर्सत नहीं है? करिश्मा ने हाथ फोल्ड करके खड़े विक्रम से कहा। विक्रम उसे देखते ही फाइल बंद करते हुए कहता है, ओह करिश्मा, तुम हाय, सॉरी, मैं वो थोड़ा जानती हूँ। तुम्हें एक ऐसा काम मिला है जो तुम हम में से किसी को नहीं बता सकते और हम पूछ भी नहीं रहे। बस इतना बता दो कि तुम्हें चाय पीने की भी फुर्सत है या नहीं। तभी रमन ने केबिन के कांच पर टक कर विक्रम को अंदर बुला लिया। विक्रम ने करिश्मा की तरफ देखकर कहा, सॉरी। करिश्मा नाराज होकर वहां से चली जाती है। विक्रम अपनी फाइल उठाकर केबिन के अंदर चला जाता है। पठानिया विक्रम से पूछता है, तो विक्रम, अपनी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताओ, क्या क्या पता चला है तुम्हें? विक्रम ने अपना लैपटॉप नीचे रखकर प्रोजेक्टर की स्क्रीन को नीचे करते हुए कहा, सर बहुत कुछ, शायद कुछ ऐसी बातें जो आज तक डिपार्टमेंट में किसी तक नहीं पहुंची होगी। तुम कहना क्या चाहते हो विक्रम? रमन ने पूछा। विक्रम ने लैपटॉप में बनाया एक प्रेजेंटेशन ओपन कर कहा, मैंने इस केस को पूरी तरह से स्टडी करने के बाद ये प्रेजेंटेशन तैयार किया है। और ये कहते हुए विक्रम प्रेजेंटेशन चालू कर देता है। सर, ये कहानी शुरू होती है आज से करीब 7 साल। एक आर्म्स डीलर ने इंडियन डिफेंस में अपनी डील पेश की थी। उस डील को बिना किसी वेरिफिकेशन के पेश किया गया था, लेकिन किसी कारणवश वो डील पूरी नहीं हो पाई थी। लेकिन फिर कुछ समय बाद कुछ ऐसा हुआ जो बात गले से नीचे नहीं उतर रही। ये सुनते ही पठानिया ने पूछा, ऐसे क्या बात है विक्रम? विक्रम ने कहा, सर, ये आर्म्स डील तो कैंसिल हो गई थी, लेकिन कुछ सालों बाद इन्हीं के हथियार हमारे कुछ यूनिट में सप्लाई हो गई थी। कैसे, ये कोई नहीं जानता। ये सुनकर रमन ने कहा, ये सब कैसे हो सकता है बिना अप्रूवल के, और किसी कागजात के बिना हथियार किसी यूनिट में कैसे पहुंच सकते हैं? विक्रम ने सर हिलाकर कहा, यही बात है सर, और ये तब हुआ जब मुकेश सर इस डिपार्टमेंट में हेड थे। मतलब जाहिर सी बात है कि उन्हें इस बात की भनक थी कि कुछ यूनिट्स में वो हथियार बिना अप्रूवल के पहुंच रहे हैं। पठानिया ने कहा, मतलब ये सब मुकेश के इशारों पर हुआ है? विक्रम ने कहा, सिर्फ इशारों पर नहीं, ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है। इन इलीगल हथियारों की सप्लाई और इनके डीलर्स को फायदा पहुंचाने का विषय इन्हें ही जाता है। मुकेश सिर्फ यहीं तक नहीं रुका सर, इसके अलावा भी और भी बातें हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर मुकेश ने ये सब किया कैसे। रमन और पठानिया उसे गौर से सुनने लगते हैं। विक्रम ने कहा, सर, मुकेश के साथ इस डील में 3 लोग जुड़े हुए हैं। पहला अबरार। अबरार इस डील का सबसे पहला सस्पेक्ट है। हथियारों की सप्लाई और कहाँ कितनी रिक्वायरमेंट है, इन सब का ध्यान अबरार ही रखता है। अबरार हमारे रिकॉर्ड्स में कहीं पर भी नहीं है, शायद इसलिए इस पर कभी भी किसी का ध्यान नहीं दिया। ऐसी पठानिया ने सिगरेट जलाते हुए कहा। विक्रम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, दूसरा सस्पेक्ट है साजिद मल्होत्रा। ये नाम सुनकर रमन तुरंत कहता है, तुम्हारा मतलब है वो मशहूर बिजनेसमैन? हाँ सर, आपने बिल्कुल सही कहा। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के मालिक और मुकेश के सबसे खास। मुझे जिस तरह के सुराग मिले उससे ये समझ रहा है कि इस डील के लिए मुकेश ने मल्होत्रा को इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रोच किया था और इसीलिए मल्होत्रा ने इसमें दिलचस्पी दिखाई थी। ये डील आपकी और मेरी सोच से कई गुना ज्यादा की है, शायद 500 करोड़ की। ये सुनकर पठानिया और रमन की आंखें बड़ी हो जाती है। विक्रम ने स्लाइड बदल कर कहा, ये लिस्ट यही खत्म नहीं होती सर। जहाँ तक मेरी इन्वेस्टिगेशन पहुंची है उसके मुताबिक मल्होत्रा और मुकेश की दोस्ती काफी पुरानी है। मुकेश ने अपने कई बिजनेस में मल्होत्रा से फाइनेंस की मदद ली है। फायदे की लालच से मल्होत्रा भी मुकेश के दिल खोल कर मदद करता है। अगर इनके बैंक ट्रांजैक्शन मिल जाए तो शायद और बातें पता चल सके। लेकिन पिछले कुछ सालों में मल्होत्रा की वेल्थ में बढ़ोतरी इसी तरफ इशारा करती है कि मल्होत्रा ने काफी सारा बिजनेस मुकेश के साथ मिलकर किया है और यहीं से इनकी दोस्ती बढ़ती चली गई। विक्रम ने फिर अगली स्लाइड चलाकर कहा, और सर, तीसरा सस्पेक्ट जिसके बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्यों विक्रम, कौन है ये तीसरा सस्पेक्ट जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है? रमन ने पूछा। सर, ये तीसरा सस्पेक्ट कोई भी हो सकता है, कोई डिपार्टमेंट का आदमी, कोई नेता या फिर कोई माफिया, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी की बदौलत ये सारे गैर कानूनी काम चल रहे हैं। क्यों विक्रम, कौन है ये तीसरा सस्पेक्ट जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है? रमन ने पूछा। मेरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये आदमी इस सब का मास्टरमाइंड हो सकता है। अब ये हो सकता है कि कोई हमारा पुराना दुश्मन हो या फिर कोई नए टेररिस्ट ग्रुप का सरताज, कोई भी, लेकिन जो भी है इतना पावरफुल है कि इसके एक इशारे पर मुकेश और मल्होत्रा अपना सब कुछ लगाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। विक्रम ने प्रेजेंटेशन को बंद करते हुए कहा। रमन और पठानिया कुछ देर के लिए चुप रहे थे। विक्रम ने उन्हें देखकर कहा, सर, मैंने सिर्फ 3 लोगों का जिक्र किया है। हकीकत ये है कि इनसे भी ज्यादा लोग हैं। हमारे देश के नेता, डिफेंस के बड़े अधिकारी और कई बिजनेसमैन इस साजिश में शामिल हैं। ये तो मेरा एक एस्टिमेट है कि ये पूरा 500 करोड़ का डील है, लेकिन ये काफी साल पहले थी। आज की तारीख में ये इस वैल्यू का 10 गुना करने में भी नहीं हिचकिचाएंगे। ये जितने खतरनाक हैं उससे कहीं ज्यादा शातिर। और रही बात मुकेश की, तो हम उसे जितना जानते हैं वो उससे भी कहीं ज्यादा शातिर है। अपने बेटे के मारने की खबर तो वो उड़ा सकता है, लेकिन उसे ज्यादा वक्त तक छुपा कर नहीं रख सकता।
मुझे यकीन है कि धीरज अब भी जिंदा है और मुकेश ने उसे भेष बदलकर उससे छुपा दिया है। लेकिन जो बात यहाँ समझने की है वो ये कि आखिर मुकेश का मकसद क्या है। अपने बेटे की मौत की झूठी कहानी करने के बाद उसे भेष बदलकर दूसरे शहर में भेजना। वो चाहते तो उसे विदेश में भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे अभी इंडिया में रखा है। जरूर वो कोई ऐसा प्लान कर रहे हैं जो उन्हें आगे अपने साजिशों में कामयाब होने में मदद करेगा। पठानिया ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा बेटा, वो यही करना चाहता है और इस वक्त उस पर सबकी नजर थी, इसलिए उसे बैकआउट किया है। लेकिन मुझे यकीन है कि वो दोबारा अपनी जान चलेगा। रमन ने कहा, लेकिन बिना सबूत के हम उस पर कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। विक्रम, क्या तुम्हारे पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत है? विक्रम ने कहा, सर अभी तो नहीं, लेकिन मैं बहुत जल्द उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लूंगा। करिश्मा ने जिसका पीछा किया था, मैं उस पर पहुंचने के बेहद करीब हूँ। इसलिए मुझे यकीन है कि धीरज और मुकेश के बारे में जानकारी जुटाने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। प्रॉब्लम ये थी कि इस डील के काफी सारे पेपर्स मिसिंग थे। इस वजह से पूरी बात क्लियर करना अभी जल्दबाजी होगी। रमन ने कुछ देर सोचकर कहा, ठीक है बेटा, तुम्हें इस मिशन के लिए और क्या क्या चाहिए होगा, तुम्हें सारी मदद प्रोवाइड की जाएगी। विक्रम ने कहा, तो सर मुझे इस मिशन पर शांतनु के साथ कुछ 3 और एजेंट चाहिए। और हाँ सर, मुझे इस काम के लिए एक हैकर की जरूरत है। हैकर? तुम्हारा मतलब है वो रविंद्र? रमन ने पूछा। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, जानता हूँ सर, रविंद्र के बारे में बहुत सारी बातें नेगेटिव है, लेकिन सर इस काम के लिए उससे बेहतर कोई और हैकर नहीं होगा। अगर आप उसे मेरे साथ काम करने की परमिशन दे दें तो अच्छा होगा। रमन ने पठानिया की तरफ देखकर कहा, विक्रम, क्या तुम रविंद्र के बारे में जानते हो? विक्रम ने फौरन जवाब दिया, वो एक समय धीरज का बेहद करीबी दोस्त था, लेकिन पठानिया इस बात पर चुप रहकर बस हाँ में से हिला दिया। विक्रम ने आगे कहा, हाँ सर, रविंद्र एक वक्त धीरज का बहुत अच्छा दोस्त रहा है और वो उसकी हर बात से वाकिफ है। मुझे बस उसके इसी दोस्त की मदद चाहिए धीरज को ढूंढने में। अगर उसने मुकेश को जाकर सब कुछ बता दिया तो? रमन ने कुर्सी से उठकर पूछा। विक्रम ने कुछ देर सोचकर उसका जवाब दिया, वो मुकेश को कुछ नहीं बता पाएगा सर, क्योंकि जब उसे पता ही नहीं चलेगा कि वो धीरज को ट्रैक कर रहा है तो मुकेश तक पहुंचना तो दूर की बात है। पठानिया ने कुछ देर सोचकर विक्रम से कहा, विक्रम, हमें थोड़ा वक्त दो, हमें कुछ बात करनी है। विक्रम ओके सर बोलकर केबिन से बाहर आ जाता है। आधे घंटे बाद पठानिया विक्रम को वापस केबिन के अंदर बुलाता है। विक्रम केबिन के अंदर पहुंचकर पूछता है, यस सर। रमन ने लंबी सांस लेकर कहा, परमिशन ग्रांटेड विक्रम। ये सुन विक्रम खुश हो जाता है और थैंक यू सर कहने लगता है। लेकिन विक्रम, एक बात याद रखना, रमन ने आगे कहा। ये सर कही? विक्रम ने पूछा। रमन ने समझाते हुए कहा, तुम जो काम करने जा रहे हो वो डिफेंस के विरुद्ध है। तुम डिफेंस के ही एक अफसर पर इन्वेस्टिगेट करने वाले हो। सावधान रहें, क्योंकि अगर किसी को भी भनक गई तो डिपार्टमेंट का नाम और डिफेंस पर सबका भरोसा दोनों खत्म हो जाएगा। ये मिशन तुम्हें देने का सिर्फ एक ही मकसद है, हमें तुम पर भरोसा है कि तुम कभी भी किसी भी सूरत में देश और डिपार्टमेंट को झुकने नहीं दोगे। हमारा ये विश्वास मत तोड़ना। ये सुनकर विक्रम ने कहा, मैं वादा करता हूँ सर कि किसी भी सूरत में न डिपार्टमेंट और न ही देश के नाम पर कोई आँच आने दूंगा। मैं अपना काम इतना सीक्रेट तरीके से करूंगा कि मेरी टीम और आप लोगों के अलावा कोई और इसके बारे में नहीं जान पाएगा। पठानिया ने आगे कहा, तुमने शांतनु को मांगा है लेकिन करिश्मा को नहीं, कोई खास वजह? विक्रम इस पर कुछ देर चुप रहा, लेकिन फिर बोला, हम में से एक एजेंट को किसी और मिशन के लिए फ्री रखना जरूरी है, इसलिए दोनों में से मैंने शांतनु को चुना है सर, लेकिन जरूरत पड़ी तो करिश्मा की मदद भी ले सकता हूँ। पठानिया ने कहा, तो ठीक है, तुम इस पर काम करना शुरू कर सकते हो। जल्दी तुम्हें तुम्हारे एजेंट्स भी मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट विक्रम। विक्रम उनके विशेष देकर केबिन से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वो जैसे ही मोबाइल चेक करता है उसमें करिश्मा का मैसेज मिलता है, अगर मिशन के बाद थोड़ा टाइम मिल जाए तो आज शाम को कैफे आ जाना। ये देखकर विक्रम कहता है, अब इसे कैसे बताऊं कि मैं किस मिशन में हूँ, मेरा जाना तो नामुमकिन है। बता देता हूँ। और विक्रम ने करिश्मा को मैसेज कर कह दिया, सॉरी, मैं जरूरी काम की वजह से रमन सर के साथ हूँ, आज नहीं आ पाऊंगा। इधर कैफे में बैठी करिश्मा को मैसेज मिलते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वेरी गुड, पहले तो वक्त निकल जाता था और अब जब शादी फिक्स हो गई तो साथ के नखरे शुरू। मैं भी देखती हूँ कि अगली बार कैसे मैं इसके टाइम पर आ जाऊंगी। मैं भी नहीं आऊंगी अगली बार। और ये कहते हुए करिश्मा कैफे से उठकर घर की तरफ निकल जाती है। रास्ते में जाते हुए करिश्मा को फिर से एहसास होता है कि उसकी गाड़ी के पीछे कोई और भी है। करिश्मा इस वक्त अलर्ट हो जाती है। रात का वक्त होता है और आगे का रास्ता सुनसान होने वाला होता है। करिश्मा फौरन अपना गन निकालकर तैयार कर लेती है। करिश्मा की गाड़ी के बगल में ही वो गाड़ी आ जाती है। जैसे ही करिश्मा उन पर रिएक्ट करने वाली होती है, वो देखती है कि वो एक फैमिली है जो अपने बच्चे के साथ एक स्कूटी पर कहीं जा रहे होते हैं। करिश्मा की गाड़ी को रोककर उन्होंने पूछा, मैडम, अगर आपके पास थोड़ा सा पानी हो बच्चे के लिए तो प्लीज बच्चे को दे दीजिए। ऐसा नहीं, ये क्यों बेहोश हो गई है? करिश्मा ने देखा कि आदमी के साथ उसकी बीवी और उसकी एक छोटी सी बेटी भी होती है। गाड़ी साइड में लगाकर करिश्मा ने फौरन उस पर अपनी बोतल से पानी छिड़क दिया। कुछ ही देर में बच्चे को होश आ जाता है। करिश्मा उसे उठाकर उसका चेहरा साफ करती है और उसके माँ से पूछती है, आखिर क्या हुआ था बच्चे को? माँ ने कहा,
न जाने क्यों गाड़ी में चलते हुए अचानक से बेहोश हो गई। हमें आसपास कोई दुकान भी नजर नहीं आ रहा, इसलिए आपकी मदद मांगनी पड़ी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। करिश्मा ने कहा, कोई बात नहीं, आप बच्चे को ले जाइए। ये कहकर परिवार निकल जाता है। करिश्मा भी अपनी गाड़ी लेकर निकलने लगती है। उसके जाते ही कोई पीछे से आकर उसकी गाड़ी को जाते हुए देखता है और कहता है, अब आप कहीं भी रहो, हमें आपकी खबर पहुंच जाया करेगी। ये जीपीएस चिप है ही ऐसी चीज। आखिर कौन था ये आदमी जो करिश्मा पर जीपीएस से नजर रख रहा है? और क्या विक्रम पहुंच पाएगा धीरज के साथ तक? कौन था वो तीसरा सस्पेक्ट जो अब भी था गिरफ्त से बाहर? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में, जानने के लिए इसे सुनते रहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी दिलचस्प कहानियां सुन सकें। आपका धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।